हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो देख रहे हो, सोच रहे होंगे कि मैम बार बार हमें ये पेंसिल क्यों दिखा रही है। क्या मैम इस पेंसिल से यहाँ पे लिखने वाली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इससे नहीं लिखूंगी यहाँ पे। तो फिर मैं इसे क्यों लाई हूँ? अच्छा बताओ कि जो ये पेंसिल है ये किस चीज़ की बनी हुई है। तुम बोलोगे शायद मैम लकड़ी की बनी हुई है ये तो। पर क्या हम उस लकड़ी से लिख सकते हैं? लिखने के लिए क्या है इसमें? क्या हो सकता है इसमें लकड़ी लिखने के लिए? ये अंदर जो होता है लिखने के लिए क्या है? किसका बना हुआ है? हम इसको बोलते हैं कि ये पेंसिल की लिड है या लेड है, लेड से बना हुआ होता है। पर नहीं, आज हम यही जानेंगे कि ये पेंसिल है जो किससे बनी हुई है। इस पेंसिल के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे हम लिख सकते हैं। सोच रहे होंगे ना तुम कि मैम आज तो पेंसिल से ही लिखना शुरू कर देगी यहाँ पे, पर नहीं। तो स्टूडेंट्स, आप सबको जैसे पता है कि मेरा नाम मनाली है और मैं आपको साइंस पढ़ाती हूँ। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसी में हम जानेंगे कि इस पेंसिल के अंदर ऐसा क्या होता है। लेड में ऐसा, लेड की ये जो लेड बोलते हैं हम, ये किसकी बनी हुई होती है, तो उसी चीज़ को हम आज पता करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन। कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन क्या होता है, उसके क्या कंपाउंड होते हैं, कहाँ से हमें कार्बन मिला है, क्या हम उसके यूज़ करते हैं, और कहाँ कहाँ से हम उसको, कहाँ कहाँ होता है कार्बन। तो नॉर्मली जो कार्बन होता है, अगर मैं देखूं, मैं किधर भी देखूं, इधर देखा मैंने या इधर देखा, मैं किधर भी देखूं, मुझे हर जगह कार्बन मिलेगा, हर जगह कार्बन के कंपाउंड मिलेंगे। तो जैसे कार्बन को हम लिखते हैं सी से, सी से हम उसको डिनोट करते हैं। अब आप देख रहे होंगे ये पिक्चर में हमने लगाई है, तो इससे हमें पता लगाना है। अब इधर तो चलो तुम मान जाओगे, ये क्या लगाया है मैंने, समझ में आ रहा है क्या लगाया है ये? डायमंड जैसा लग रहा है कुछ। किस किस को डायमंड पसंद है? मुझे तो भाई बहुत पसंद है डायमंड। मुझे डायमंड की अंगूठी इतनी पसंद है कि मैं बनवाना चाहती हूँ अपने लिए डायमंड की अंगूठी। किस किस को पसंद है? डायमंड का क्या क्या ही बना सकते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे गले में हार बना सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो सभी लड़की ऐसी होंगी जो चाहती होंगी कि डायमंड का कुछ तो हो उनके पास, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर ज़रूर हो डायमंड का। तो डायमंड क्यों रखा है मैंने यहाँ पे, इस फोटो में डायमंड लाई क्यों मैं? तो इसका भी हम देखेंगे कि जो डायमंड है वो किससे बना है, कैसे बना है। ठीक है। और जो कार्बन होता है, हम नॉर्मली सब जगह कार्बन यूज़ करते हैं। जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कार्बन से बने हुए होते हैं, कार्बन से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाए जाते हैं। ठीक है। अब ये आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिख रहा है। मैम ये क्यों लगाया है आपने, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में कहाँ कार्बन की जरूरत पड़ती है? पता नहीं ना। कार्बन डाइऑक्साइड, जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, आ गया ना कार्बन। तो स्टार्टिंग ही अर्थ की कार्बन से हो रही है, तो कार्बन आ ही गया यहाँ पे। अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है कार्बन। तो जब प्लांट ही कार्बन लेंगे, हम प्लांट की चीजें खाएंगे तो हम भी कार्बन लेंगे। प्लांट से वुड मिलती है, उसमें भी कार्बन होती है। तो ज्यादातर जितनी भी हमारी अर्थ पे चीजें होती हैं, ज्यादातर मोस्टली उन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। अब जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, C6H12 हवा से मिला हमें। ठीक है। किससे मिला? हवा से मिला हमें। H2O से उसने वो किया, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उसने बना लिया ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? खाना होता है प्लांट का, ग्लूकोज। अब ये देखो कि जब खाना है प्लांट का ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में भी हमारे कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब हमारे कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, तो इसमें भी ग्लूकोज में भी। अब उसी ग्लूकोज को जो फूड होता है उसको हम खाते हैं, अब उससे आ गया इंसान बन गया। अब इंसान भी तो फूड के प्रोडक्ट्स खाता है ना, तो अब इंसान ने फूड के प्रोडक्ट्स खाए, खाने के बाद उसके अंदर भी कार्बन गया, तो वो भी कार्बन से बना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन 3% है, हाइड्रोजन 10% है, कार्बन कितने परसेंट है? ऑक्सीजन के बाद हमारे जो शरीर है उसमें कार्बन ही ज्यादा होता है। ठीक है। अब पेड़, पेड़ का तो तुम्हें पता ही चल गया, फोटोसिंथेसिस करता है ये। अब ये क्यों लगाया है मैंने? मैम इसकी क्या जरूरत है, कार्बन इसमें कहाँ से जरूरत हो गई? भाई जो धुआं छोड़ती है गाड़ी, जो धुआं छोड़ रही है
उसमें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है, जब भी तो बोलते हैं कि गाड़ियों का कम यूज करो, क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से बचोगे। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनना। तो अब जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रही है तो किससे बन रही है, हमारे व्हीकल से, और व्हीकल में भी हम कार्बन का यूज करते हैं, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, अब चलो मैम ये तो मान लिया, इंसान के बारे में भी मान लिया, ये धुआं छोड़ रहा है इसका भी मान लिया, इसमें भी धुआं निकल रहा है ये भी मान लिया, चलो आपकी बात। अब जो ये डायमंड है ये भी मान लिया हमने। अब ये गाय क्यों है यहाँ पे, गाय क्या करती है, गाय में कहाँ से कार्बन आ गया, तो तुमने देखा होगा गाय गोबर करती है, तो गाय का जो गोबर होता है उसमें भी कार्बन होता है, क्योंकि गाय जो गोबर गैस होती है उसमें मीथेन होता है प्रेजेंट, मीथेन होता है आपका CH4, तो गाय भी तो कार्बन में हेल्प कर रही है देने में। ठीक है, अब ये सब हो गया हमारा कार्बन के बारे में कि कहाँ कहाँ से हमें मतलब कार्बन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। अब उसके एक बार हम यूज देख लेते हैं कि कार्बन के हमारे यूज क्या क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कार्बन, ये बताओ क्या है। मैम ये तो कोयला सा लग रहा है, कोयला कहाँ यूज करते हैं हम, करा तो नहीं होगा खैर तुमने, अंगीठी में यूज करते थे पहले, जब मैं छोटी थी, जब मैंने अंगीठी देखी थी उसमें यूज किया करते थे हम कोयले का। अभी जैसे तुम लोगों ने वो खाए होंगे, क्या खाते हो तुम लोग, पनीर टिक्का खाते हो, जो शादियों में बनता है ना, वो उसके ऊपर आग जलाते हैं, पनीर टिक्का बनाते हैं। तो पनीर टिक्का बनाने के लिए जो नीचे आग जलती है वो किससे जलती है, कोयलों से जलती है। और एक जगह कोयला कहाँ देखा है जहाँ बहुत फेमस है, गदर मूवी देखी है, गदर मूवी में जब लास्ट में वो चलते हैं, जब चलते क्या भागते हैं, तो भागने के बाद ट्रेन चलाने के लिए उन्हें क्या चीज की जरूरत पड़ती है, क्या लेते हैं वो, कोयला ही तो होता है, वो कोयला ही तो डलवाता है वो। सन्नी देओल भी कोयला डाल रहा है, उसका बेटा भी कोयला डाल रहा है, उसकी वाइफ भी कोयला डाल रही है, जब ही तो ट्रेन चल रही है हमारी कोयले डालने से। तो कोयला भी क्या हो गया, कार्बन का इंपॉर्टेंट यूज होता है। डायमंड, डायमंड की तो अंगूठी के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया, मेरा तो सपना है डायमंड की अंगूठी लेने का भाई। ठीक है, टायर, जो रबड़ की चीजें होती हैं उसमें भी कार्बन का यूज हो रहा है। अब मैम ये कोका कोला, कोका कोला में कार्बन की क्या जरूरत है, खोलते हो कोका कोला की बोतल, खोलते हो कोई भी वो सॉफ्ट ड्रिंक लेते हो, लिम्का हो गई, कोका कोला हो गई, थम्स अप हो गई, ये सारे खोलते हो, खोलने के बाद इसमें से आवाज आती है ना, कुछ गैस सी निकलती है, तो वो गैस क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड। आ गया ना कार्बन, ये रहा कार्बन, है ना कार्बन इसमें भी। अब जब हमें पता चल गया कोका कोला में कार्बन होती है, तो मैम बॉटल में कार्बन को हम डालते कैसे हैं, तो आपने सुना होगा जब हवा कोई भी गैस होती है उसको डालने के लिए प्रेशर राइज किया जाता है, जब वो किसी भी बॉटल में या लिक्विड में वो होती है, और खोलते ही क्या होता है, फुर्र से बाहर निकल जाती है, और क्या होगा। चलो अब ये ड्राई सेल, जो ड्राई सेल हम टॉर्च में यूज करते हैं ना, तो ये क्या करती है, हेल्प करती है कि जिससे इलेक्ट्रॉन पास हो सके, इलेक्ट्रॉन पास होने के लिए हेल्प करती है, तो इस पे कार्बन की कोटिंग होती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हमने बातों बातों में तो सीख ही लिया कि कार्बन का कहाँ कहाँ यूज हुआ, एक आध दौर देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है। कार्बन एज ग्रेफाइट इज अ गुड ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट को तो चिकनाई जो देता है, ठीक है, मतलब किसी चीज को पास करने के लिए, तो ग्रेफाइट होता है कार्बन का जो ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज होता है। कार्बन का की, कार्बन जो है की कंपोनेंट होता है स्टील में। अब तुमने पूछा था मैम ऑटोमोबाइल्स में, धुआं तो छोड़ ही रही थी वो कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या जरूरत थी उसमें, तो जो बॉडी लोहे की बनती है, कुछ तो ऐसा पार्ट होता होगा कहीं जैसे स्टील होता है, तो उसमें भी कार्बन की मेन की कंपोनेंट्स होता है कार्बन, जो स्टील में यूज होता है। अब मैम पेंसिल लेके आई थी आप, तो पेंसिल के बारे में बता रही थी, आ गया ना, पेंसिल का जो लेड होता है वो लेड कंटेन नहीं करता है, क्या कंटेन करता है, उसमें ग्रेफाइट क्ले मिक्सचर होता है जो हमारी लिखने के लिए हेल्प करता है। ठीक है,
कार्बन का जो ब्लैक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फाइन पाउडर होता है कार्बन का, जो ब्लैक प्रिंटेड इंक हम यूज करते हैं उसमें यूज होता है कार्बन का। लेजर प्रिंटर में जो है कार्टिलेज होता है उसमें भी यूज होता है कार्बन का। और जो कार के टायर होते हैं, जो कार के टायर्स होते हैं, कार्बन ब्लैक यूज किया जाता है उसमें। जो कार में क्या होता है, रबर प्रोडक्ट जितने भी कार में यूज होते हैं वो भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसमें भी कार्बन होता है। तो अब समझ में आया कि कार में कहाँ कहाँ जरूरत पड़ी हमें। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। अब हमने ये जान लिया कि कहाँ कहाँ हमें कार्बन मिलता है, हमने ये भी जान लिया क्या क्या यूज होते हैं। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं अकरेंस, मतलब देखा तो है हमने, सुन तो लिया, अब हम एक बार जनरली उसको पढ़ लेते हैं कि कहाँ से हमारा कार्बन हमें मिला है। तो कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है, वही तो बताया मैंने, लिविंग थिंग सारी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से बनती है। तो कार्बन से बनी तो मतलब एटमॉस्फेयर में मिलेगा, अर्थ क्रस्ट में मिलेगा, अर्थ के क्रस्ट में मिलेगा, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा। कार्बन फ्यूल की तरह प्रेजेंट होता है, कोई भी चीज अगर हम जलाने के लिए यूज करते हैं तो उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। जैसे वुड में, कोल में, चारकोल में, कोक बता दिया ना, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गया, बायोगैस हो गया, मार्श गैस हो गया। नेचुरल गैस जैसे सीएनजी हो गई, उसमें भी कार्बन होती है। ठीक, अब कार्बन जो है, कार्बन के प्रेजेंट इन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, मतलब कार्बन किसी के भी साथ मिलके एक कंपाउंड बना लेता है, कोई भी एक चीज बड़ा वो बना लिया कंपाउंड। तो जैसे कि कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गया, ठीक है। और कार्बन जो है फ्री स्टेट में भी, खाली कार्बन कार्बन भी मिलता है, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, ये क्या होते हैं, कार्बन होते हैं फ्री स्टेट में, मतलब ये किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाया, फ्री स्टेट में है, कार्बन ही इन चीजों में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पता चला कार्बन कहाँ कहाँ मिलता है हमें। तो अब कार्बोनेशन क्या होता है, अब कार्बन के बारे में पता करते हैं। मैंने पहली स्लाइड पे ही तुम्हें दिखाया था कि कार्बन को हम कैसे लिखते हैं, सी, कार्बन का क्या वो होता है, सी होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का, 6। जो आपने देखा होगा उस पे लिखा हुआ था 6, सी, और 12 और 6 लिखा हुआ था। तो जो वो 12 होता है, जो 12 होता है इसका वो होता है आपका एटॉमिक मास। क्या होता है इसका, 12 कार्बन का एटॉमिक मास, ठीक है। अब कार्बन के जो 6 होते हैं, आप ये कार्बन का वो देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन मतलब एटम देख रहे हो, इसमें क्या है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिवाइड करते हैं, हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा है। तो हम जो भी डालते हैं, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, आगे 8 ऐसे डालते हैं, तो सिर्फ एक जो हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है वो 2 तक सीमित होते हैं, और सबको 8 चाहिए होते हैं अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाली शेल में कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अब कार्बन के पास कितने हैं, 2 और 4, ठीक भाई। अब जो 2 और 4 हैं, तो कार्बन को वैलेंसी पूरी करने के लिए, अब उसके पास ये वाली शेल की वैलेंसी पूरी करेगा ये। अगर ये चाहे कि 2 वैलेंसी, मतलब 2 अगर होगा तब भी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, अगर ये चाहे कि मुझे वैलेंसी पूरी करनी है तो ये क्या करे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, या 4 ले ले, इसके अलावा तो कोई चांस नहीं है ना इसके पास। लगता है तुम्हें इसके पास कोई चांस है, नहीं है ना। तो या तो देगा या लेगा। अब भाई ये सोच रहा है कि क्या ही करूं मैं, दूं या लूं। अब मान लो कार्बन ने सोचा कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, तो उस 4 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए जो ये प्रोटॉन बैठा है, इसने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है उसको लेने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। किसमें है इतनी एनर्जी जो इसे खींच के ले जाए, नहीं ले जा सकता। तो अब समझ में नहीं आया कार्बन के भी, ये क्या हुआ, कार्बन ने सोचा कि क्या करते हैं, जब मैं दे तो सकता नहीं, प्रोटॉन मान नहीं रहा तो वो देने नहीं देगा, भाई एनर्जी चाहिए, किसी में है ही नहीं इतनी एनर्जी कि वो ले जाए। एनर्जी भी तो चाहिए होती है ना किसी चीज को खींचने के लिए, जाए टग ऑफ वॉर में जितना ज्यादा दम उतना खींच लो, इसमें कहाँ इतना दम किसी में कि जो इससे ले जाए, प्रोटॉन देगा ही नहीं।
अब इसने सोचा चल भाई एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। अब प्रोटॉन उसमें भी नहीं मान रहा, बोल रहा है मेरे से नहीं होने का। भाई 4 की जगह है, जगह तो है 4 की एक्स्ट्रा, पर मैं संभाल लूंगा, खाना वाना नहीं बनाऊंगा मैं किसी का। तो वही होता है ना, घर में ज़्यादा आदमियों को खाना बनाना पड़ेगा। तो इसने बोला मेरे बस की नहीं है 10 इलेक्ट्रॉन संभालने, 6 हूँ, प्रोटॉन हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन को ही संभाल सकता हूँ, 10 को नहीं संभाल सकता। अब कार्बन सोच रहा है कि भाई अब क्या करे वो, तो उसने कोशिश करी एक बीच का रास्ता निकालते हैं। बात करी सबसे, सब एलिमेंट से, तो बोला कि एक काम करते हैं, मेरे साथ तुम ऐसा काम करो, मतलब ऐसा चीज़ बनाओ कि मेरा भी फायदा हो जाए, तुम्हारा भी फायदा हो जाए। तो इसने क्या करा, किसी भी चीज, किसी भी एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग शुरू कर दी। भाई मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दूंगा, वो तेरे में भी काउंट हो जाएंगे, तू मुझे दियो, वो मेरे में भी काउंट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसने क्या करा, जैसे कार्बन था, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1, ठीक। कार्बन का मतलब ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको कितने चाहिए, 4 और चाहिए। तो इसने हाइड्रोजन से बात करी। अब हाइड्रोजन जो है भाई, हाइड्रोजन के पास खाली 1 है बस, उसे भी तो 2 पूरे करने हैं, उससे ज़्यादा तो वो कर नहीं सकता। तो बोलेगा चल मेरे पास 1 है, मैं तेरे साथ शेयर कर लेता हूँ। तो इसने शेयर किया, हाइड्रोजन 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके आगे रखा, इसके आगे रखा, इसके आगे रखा, मतलब बात हो गई। जैसे भाई बहनों में होता है ना कि तू ये वाला चिप्स लेके आया है, तू ये वाला लाया है, जैसे मेरे साथ तो बहुत होता है, चिप्स लेके आया, चल शेयर कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं दोनों का कैसा है, तो दोनों के में काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने 2 पूरे कर लिए, मतलब इसका 1 लिया, 1 अपना, 2 पूरे कर लिए। इसने भी अपने 2 पूरे कर लिए, इसने भी अपने 2 पूरे कर लिए, इसने भी 2 पूरे कर लिए। अब बोला कि भाई हमने तो ले लिया अपने, तू काम कर, तू भी हमसे ये कर ले, मतलब लेके कोई नहीं भागेगा, भागना किसी को नहीं है लेके, क्या करना है यहीं बैठ के शेयर करेंगे। कभी कोई एक दूसरे का पैकेट ही लेके भाग जाए, लेके नहीं भागना, शेयर करना है बस, ठीक है। ये है। तो अब मैंने बता दिया कि भाई वो दे भी नहीं सकता था, ले भी नहीं सकता, तो उसने बीच का रास्ता निकाला, चलो शेयर कर लेते हैं, बैठ के यहीं पे खा लेंगे, दोनों के में काउंट हो जाएगा, ठीक। अब आती है नेक्स्ट बात, बॉन्डिंग। अब जो उसने बॉन्डिंग बनाई, उनकी बॉन्डिंग हो गई गहरी। भाई देना लेना होता तो देते लेते चले जाते, अब वो दे लेके जा नहीं रहे, वो एक साथ बैठ रहे हैं, तो उनके बीच में हो गई बॉन्डिंग बढ़िया। तो उस बॉन्डिंग को हमने बोला कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला, बोलो जल्दी, मेरे साथ बोलना है तुम्हें, चुप नहीं रहना बिल्कुल भी। कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसी में हम देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। अरेंजमेंट 2-4 की होती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। और इट कैन स्टेबल, मतलब अगर 4 दे देगा या 4 ले लेगा तो स्टेबल हो जाएगा। पर स्टेबल होने के लिए उसने क्या करा, उसने चांस लिया शेयरिंग का। मतलब अगर 3 ऑप्शन थे उसके पास, या तो वो दे दे, या ले ले, या शेयर कर ले। तो उसने क्या बोला कि भाई डिफिकल्ट है, मैं 6 प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन रखेंगे नहीं अपने पास, गुस्सा हो जाएंगे, वो नहीं रखने वाले। तो उसने क्या करा कि भाई मैं नहीं ले सकता। प्रोटॉन ने मना कर दिया, भाई मैं नहीं लूंगा बिल्कुल भी। तो वो लूज भी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी एनर्जी की जरूरत थी, ये भी बता दिया मैंने तुम्हें। अब वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, शेयर करने के लिए उसके क्या बना दिया, उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। बताया ना कि जो बॉन्डिंग हो गई आपस में, भाई बैठ के यहीं खा लेते, ये तेरे भी हैं, ये मेरे भी है, हक किसी का नहीं है दोनों के, ठीक है। सिंस कार्बन एटम्स नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसको 4 चाहिए थे, क्योंकि वो टेट्रावैलेंट होता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है, टेट्रावैलेंट। अब ये टेट्रावैलेंट क्या है, तो टेट्रा का मतलब है 4 और वैलेंट का मतलब है वैलेंसी, मतलब 4 जगह उसकी खाली है, 4 वैकेंसी है उसके पास, जो 4 उसको भरनी थी, ठीक है। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं, और जो ये लाइन बनाते हैं ये होते हैं हमारे बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है भाई। अब देखो, हाइड्रोजन एक ऐसा होता है कि जिसकी कार्बन के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है। अगर कार्बन के साथ किसी की नहीं बन रही
तो वो हाइड्रोजन के साथ बन जाएगी। अगर कार्बन के साथ कोई नहीं है तो क्या करो, हाइड्रोजन लगा दो। अगर कुछ भी नहीं है तो हाइड्रोजन लगा दो बस, ठीक है। सिर्फ हाइड्रोजन लगाया, कार्बन का काम चल जाता है, ठीक है, उसे और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती। अब बताओ, आपका ये क्वेश्चन है, जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो इसमें आपको देखना है, एक असर्शन है और एक रीजन है। असर्शन इन्होंने दिया है, मतलब इन्होंने बात बोली है एक, कि जो कार्बन है उसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है क्या करने की, इधर वो लूज कर सकता है और गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन को अपनी नोबल गैस कन्फिग्रेशन पूरी करने के लिए। अब ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या है, मतलब अपनी जो वैलेंसी है उसको पूरा करना, और नोबल मतलब एक स्टेबिलिटी में आना, ठीक है, वो होता है नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अब क्या ये सही है? अभी तो मैंने बताया कि 3 ऑप्शन थे, पर उसके 2 ऑप्शन जो थे मना कर दिया प्रोटॉन ने। प्रोटॉन कहने लगा ये 2 ऑप्शन काम नहीं करेंगे। तो ये सही है या गलत है? नहीं है, गलत है भाई। क्यों? क्योंकि ना तो वो ग्लूज करेगा ना वो करेगा। अब आया रीजन। इसका रीजन है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, और उसकी टेंडेंसी है कि वो शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन को कार्बन और अदर एलिमेंट के साथ, या तो कार्बन के साथ शेयर कर लेगा या किसी और अदर एलिमेंट के साथ शेयर कर लेगा। तो इनमें से कौन सा सही है, बताओ जल्दी। तो इनमें से सही है हमारा सिर्फ ये कि कार्बन के पास कितने एलिमेंट हैं, कार्बन के पास 4 चाहिए, उसको 4 चाहिए, मतलब लूज नहीं करेगा, ना लेगा ना देगा, बस क्या करेगा, शेयर करेगा, ठीक है। तो कौन सा सही है, ए फॉल्स वाला और बी, ए फॉल्स सही है और बी, बोलो जल्दी, ए फॉल्स, ए फॉल्स, बी क्या है, ट्रू, ठीक है। ए गलत हो गया, बी क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, अगर कोई भी दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, ना दे रहा है ना ले रहा है, उनके बीच में बीच का रास्ता निकाल लिया उन्होंने भाई कि हम तो बीच में रहेंगे, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, मतलब तेरा भी मेरा भी वाला हिसाब करेगा, उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब क्लोरीन आ गया, क्लोरीन के बारे में बात हो रही है, तो क्लोरीन के हम देख लेते हैं कितने हुए हैं। क्लोरीन में पहले में 2 डाल लिए, दूसरे में 8, तीसरे में कितने, 7, तो 2 और 8 10 हो गए, 7 17 हो गए। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्लोरीन तो वैसे नॉर्मली क्या करता है, ले लेता है, बहुत आसान होता है उसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन लेना क्या ही बड़ी बात है, तो ले लेगा। पर 2 क्लोरीन है, अब 2 क्लोरीन है तो दोनों क्लोरीन आपस में ऐसे खड़े हैं भाई, अब दोनों को एक साथ कंपाउंड बनाना है। मान लो इसने इससे ले लिया तो इसके पास कमी हो गई, इसने इससे ले लिया इसके पास कमी हो गई, इन्होंने सोचा भाई क्या करें, तो इन्होंने भी वही रास्ता निकाला कार्बन वाला कि क्या करते हैं भाई, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको तो ऐसे ही रखेंगे हम, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं हम शेयर कर लेते हैं, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, क्योंकि अगर मैं तुझे दूंगा तो मेरे पे कमी हो गई, तू मुझे देगा तेरे पे कमी हो गई, तो दोनों ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ठीक है। बना लेना इनको, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत आसान है, बन जाएगा। तो जब हमारा ऐसे होता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन था, एक लाइन ड्रॉ करी, ये हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड, ये कोवेलेंट कंपाउंड है और ये उसके साथ कोवेलेंट वो बन गया, सॉरी ये कंपाउंड है और ये आपका बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो, फॉर्मेशन ऑफ O2। O2 कैसे बनाया, अब O2 भी क्या है, कितना है, 8 है, तो कैसे है, 2 और बोलो जल्दी कितना आएगा, 6, क्या है 6। इसको कितने की जरूरत है, इसके 2 पूरे करने के लिए कितने की जरूरत है, 2 की जरूरत है, 6 पूरे करने के लिए कितने की जरूरत है, 2 की। बना लो इसको साथ साथ, बनाना भी है ये, ऑक्सीजन रख लिया हमने ऐसे, ठीक है। अब जब हमने ऑक्सीजन ऐसे रखे, इसके बाद ऑक्सीजन की रख लेते हैं भाई, कितने हैं, 6 हैं, 6 हो गए,
इसके भी 6 हो गए। ठीक, इसने बोला 2 तू मेरे ले ले, 2 मैं तेरे ले लेता हूँ। अब ये कैसे बन गया? O डबल बॉन्ड O। तो अब तुम पूछोगे मैम इसमें 2 लाइन क्यों आई? 2 लाइन इसलिए आई है कि एक एक तो इसकी हो गई भाई, एक इलेक्ट्रॉन लिया एक इसकी, एक इलेक्ट्रॉन लिया एक इसकी, तो इसलिए 2 आ गए। तो ये भी क्या है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। तो ऑक्सीजन क्या बनाता है? 2 लाइन वाला बॉन्ड बनाता है। 2 लाइन वाला बॉन्ड मतलब डबल कोवेलेंट। एक लाइन वाला कोवेलेंट सिंगल, 2 वाला डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन का भी बन गया कोवेलेंट कंपाउंड। अब एन की बात आई, तो एन कैसे बनता है? इसके 2 और 5। इसे कितने की जरूरत है? 3 की। अब 3 की जरूरत है, 3 की जरूरत पूरा करने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें भी सेम ऐसे ही बनाएंगे। कितने में? 5 हैं, 1 2 3 इसने दिए, बीच में रख लिए इन्होंने चिप्स के पैकेट कि भाई 3 मेरे हैं 3 तेरे हैं, दोनों शेयर कर लेते हैं, ना तेरा ना मेरा, लड़ाई बचनी नहीं है। इसने इससे ले लिए, इसने इससे ले लिए। ठीक है, अब बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कितने बनेंगे हमारे? एक एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड, दो दूसरा, एक और तीसरा, एक और। तो कितने बॉन्ड हो गए? 3। तो क्या हो गया? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन मैंने बनाया है। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कौन सा करेक्ट क्या है, कौन सा करेक्ट बनाया हुआ है? पीछे बनवाया था कौन सा है? ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे? उसके कितने थे? 2 और 6, 2 की जरूरत थी। इसमें है 2, एक तो उसका खुद का ही है, एक इस वाले का, एक इस वाले का है, तो 2 तो इसको 2 की जरूरत है। तो इससे तो 2 पूरे नहीं होंगे। इसके कितने हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए पूरे। इसके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए। पर ऐसे कैसे? एक तो इसी का था है, पर ये तो कितने हो गए इसके? अगर खुद के देखें 1 2 3 4 5 6 7, इसके खुद के 7 है, इस पे तो 7 6 ही थे। इस पे भी 7, इस पे भी 7, क्या करेगा ये इतना ज्यादा करके? अब इसके देख लो 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6, ठीक है। इसके पास कितने? 1 2 3 4 5 6, इसके भी ठीक है। तो 6 होने के बाद 2 इसके लेगा तो 8 हो गए, इसके 2 लेगा 8 हो गए। तो मतलब ये ठीक ठाक सा लग रहा है मुझे कि इसके पे भी एक बॉन्ड आ गया, एक बॉन्ड आ गया, ऐसे बनेगा ये। और इसके भी 8 हो गए पूरे, इसके भी पूरे 8 हो गए। 8 ही तो करने थे हमें। चल पर आगे देख लेते हैं ऑप्शन, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं सारे। तो काउंट ही कर लेते हैं कि ऑक्सीजन के जो हमारे पास, हमें पता था कि 6 हैं, तो क्या 6 इसके पास हैं भी? देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, पर एक इसका ले लेगा, इस पे 7 हो जाएंगे। तो 7 की तो जरूरत ही नहीं है हमें, हमें तो 8 बनाने हैं। इसके बाद 1 2 3 4 5, ये तो वैसे भी गलत हो गया, 5 ही तो है, 6 थे हमारे पास। तो कौन सा सही हो गया हमारा? ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज। अब तुम बोलोगे कि मैम ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है? तो जब अब तक हम वो बना रहे थे ना, गोले बना रहे थे, इलेक्ट्रॉन उसे दे रहे थे, उसे दे रहे थे, शेयर कर रहे थे, जो वो शेयरिंग वाला चीज है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट में कन्वर्ट किया और डॉट के थ्रू हमने उसको क्या किया? शेयर किया, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब क्लोरीन की बात थी, क्लोरीन में कितने थे? क्लोरीन को कितने चाहिए थे? क्लोरीन के लास्ट में थे 7, क्योंकि 17 होते हैं, तो 2 8 और 7। ठीक है, कितने थे क्लोरीन के? 2 8 और 7। इसे कितने चाहिए? 1। तो मतलब काउंट कर लेते हैं इसके कि ये दोनों, मतलब सब क्लोरीन के पास 7 हैं या एक्स्ट्रा भी है। जिसके पास एक्स्ट्रा होगा 7 से तो वो वैसे भी गलत है। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास तो ऑलरेडी 8 है, तो इसे शेयर करने की तो ज़रूरत ही नहीं चाहिए, इसे ज़रूरत ही नहीं है शेयर करने की। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 हैं, तो ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें।
8 तो हमें पूरे करने ही है, जब ऑलरेडी 8 है तो हम क्यों शेयर करेंगे और क्यों लेंगे और क्यों देंगे, हम तो नहीं दे रहे फिर। इसकी देख लो 1 2 3 4 5 6, 6 है इसके पास। तो जब इसके पास 6 है, 1 2 3 4 5 6, पर हमें कितने चाहिए 7, तो ये भी गलत हो गया। अब इसकी बारी आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास कितने हैं 7, 7 इसके पास है, 7 इसके पास है, तो एक इसने इसको दिया, एक इसने इसको दिया, शेयर किया, तो ये करेक्ट हो गया भाई। 7 के अकॉर्डिंग तो ये सही हो गया ना, फिर एक की तो शेयरिंग करनी पड़ेगी हमें, तो एक की शेयरिंग है तो मतलब ये सही है हमारा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब क्या दिया है इसने, इन्होंने क्या बोला है, जो फॉर्मेशन होता है कोवेलेंट बॉन्ड, इन्होंने क्या, मैंने बोला है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, एक केमिकल बॉन्ड है जो बनाया जाता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू, बता दिया मैंने तुम्हें। शेयरिंग के थ्रू बनाता है, दो एटम्स के, कोई से भी दो एटम्स होंगे जो वो शेयरिंग का मामला उनके बीच में सेट होता है, तो क्या होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एक पेयर करेंगे तो सिंगल बनाया, 2 पेयर करेंगे तो डबल बनाया, 3 पेयर करेंगे तो ट्रिपल बनाया। ठीक है भाई। अब फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किस किस में होता है, देख तो क्लोरीन में बता दिया। अब हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है हाइड्रोजन का जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास एक ऑलरेडी होता है, उसको एक और चाहिए होता है बेचारे को 2 पूरे करने के लिए। क्योंकि अगर वो कोशिश करे कि वही भाई 8 वाली शेल में जाए, तो 8 वाली शेल में जाने के लिए तो उसे 9 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। इतने कौन दे रहा है, कोई भी नहीं देने का इतने, तो किसी के पास भी नहीं है इतने, तो उसको एक की जरूरत होती है, तो वो सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो क्या होगा, अरेंजमेंट 1 है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको वो करने के लिए वो क्या करता है, तो जो आपका H2 होता है, H2 में क्या होता है आपका, एक सिंगल बॉन्ड बना लेता है, ये ऐसे करके, ये इसका एक था, ये इसका एक था, इसने इससे लिए 2 बन गए, इसने इससे लिए 2 बन गए, कंप्लीट हो गया, पूरा खत्म। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का। अपनी स्टेबिलिटी ली 2 की, 8 वाली नहीं लेने का, कभी ये सोचो ये 8 वाली लेगा, 8 वाली लेने के लिए तो इसको नानी याद आ जाएगी अपनी, 8 वाली नहीं ली जाने की। अब आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मैं आपको बता चुकी हूँ, डबल बॉन्ड बनाता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो वैलेंसी पूरी करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, बाहर वाली शेल में 8 पूरे करने हैं उसको, 6 उसके पास ऑलरेडी होते हैं, तो वो क्या करता है 2 की पूर्ति करता है। 2 की पूर्ति करने के लिए वो भाई भाई वाला खेल खेलते हैं, रखा सामान, भाई ये तेरा ये मेरा, उससे क्या करा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, डबल बॉन्ड बनाया, O2 में कितने हो गए, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड की बारी आ गई। ट्रिपल बॉन्ड वाला भी मैंने तुम्हें समझा दिया, N2 का होता है। N2 के क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाली साइड में, तो 5 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, जो वैलेंसी पूरा करने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत के लिए वो क्या करता है कि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। भाई 3 की इसको जरूरत थी, N2 बनाना है उसको, एक N को 2 की जरूरत थी, एक N को 2 की जरूरत, मतलब 3 की जरूरत थी, तो 3 इन्होंने क्या कर लिया, आपस में बांट लिए, एक इलेक्ट्रॉन का एक, एक का एक, एक का एक, तो 3 बॉन्ड बन गए। ठीक, अब आती है नेक्स्ट की बात, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, समझते रहना, देखते रहो क्या क्या मैं बता रही हूँ, किसका क्या हिसाब है, उसी हिसाब से तुम्हें बनाने हैं ये। जैसे बनाओगे ना जैसे मैंने बनाए हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अब आती है फ्लोरीन की बात। जो फ्लोरीन है हमारा, ये मैंने तुम्हें 2-3 एक्स्ट्रा दे दिए कि फ्लोरीन क्या कैसे होता है, किसका क्या होता है। तो जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का जब मॉलिक्यूल बनता है तो हम देख देंगे पहले फ्लोरीन के एटम में कितने एलिमेंट्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर वाली उसमें, और कितने की उसको जरूरत है, कितने वो शेयरिंग करेगा। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं इसके पास भी 7 है। तो 7 किसके पास थे, क्लोरीन के पास। जैसे क्लोरीन ऐसे ही फ्लोरीन, मतलब एक ले भी सकता है ये क्लोरीन की तरह कहेगा भाई मुझे एक की ज़रूरत है, तू एक दे दे, उससे भी मैं काम चला लूँगा। पर अभी हमें शेयरिंग करनी है, हम नहीं दे लेके कोई नहीं भागेगा, शेयर करेंगे बस। तो ये क्या करते हैं, फ्लोरीन अगर एक लेके भागेगा उस पर कम, एक लेके भागेगा उस पर कम, तो ये क्लोरीन की तरह क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, ये फ्लोरीन, ठीक है, H नहीं है, ये F है, कभी तुम इसे H समझने लगो। ठीक है, अब आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो सारी जगह ही रहती है, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ा रही है,
सब जगह ही रहती है। तो अब इसका भी देख ही लेते हैं कि ये क्या करती है। कार्बन था हमारे पास, वही बात चल रही है हमारी कार्बन की। कार्बन को चाहिए 4, ऑक्सीजन को चाहिए 2, ऑक्सीजन को कितने चाहिए 2। तो अब क्या करेंगे, कार्बन को पूरा करने के लिए 4 ऐसा चाहिए कि 4 पूरे हो जाए, इसको 2 पूरे करने हैं। तो इन्होंने क्या करा, एक हिसाब लगाया कि भाई इसको 4 चाहिए, इसके पास 2 है, तो ये 2 ऑक्सीजन ले लेते हैं, 2 ऑक्सीजन मिला के इसकी पूर्ति कर देंगे। तो ये आ गया C, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, O इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, जो सारी जगह मिलती है। नेक्स्ट आता है फ्लोरीन कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सी गैस होती है, CFC, जो हमारे AC और फ्रिज में से बहुत ज़्यादा निकलती है, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग का बहुत कारण होती है, और जो हमारी ओजोन लेयर होती है उसमें जो छेद हो रहा है, चलो उसको बाद में बात करेंगे, पर जो छेद हो रहा है उसका कारण क्या होता है, CFC होती है। मेरे मुंह से निकल गई तो मैंने बता दी, ठीक है। अब आ गया फ्लोरीन एटम, कार्बन एटम। कार्बन को 4 की ज़रूरत है, इसको 1 की ज़रूरत है, तो भाई ये पूरी कैसे करेगा, ये पूरी करेगा 4 भाई आएंगे आपस में कि भाई इसको 4 की ज़रूरत है, तो 4 चल रहे हैं साथ में, 4 साथ में आए, चारों ने क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, कार्बन की भी मजे आ गए, कार्बन की भी पूर्ति हो गई और फ्लोरीन की भी पूर्ति हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बता ही दिया कि जो हम ये इतनी देर से गोले 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 बनाए जा रहे थे, मतलब वो शेयरिंग वाला हो रहा था कि तू ले वो ले, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वो क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे हमारा होता है मीथेन, मीथेन में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये आपका हो गया मीथेन का, ठीक है। मीथेन मैंने कहाँ बताया था, कहाँ से मिलती है मीथेन, जो गाय गोबर करती है उसमें से मिलती है मीथेन। अब नेक्स्ट आता है ईथेन। ईथेन में क्या होता है, 2 कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन की पूर्ति करने के लिए उनको 6 की जरूरत पड़ी। 6 की क्यों जरूरत पड़ी, 4 में क्यों नहीं काम चला, तो भाई इसको 4 की जरूरत है, तो 4 दोनों की थोड़ी पूर्ति कर देंगे। 4 अगर मैं इसमें यहाँ भी 4 ले लूँ तो 4 इन दोनों की पूर्ति, एक को ही 4 की जरूरत थी, 4 कैसे पूरी कर देंगे, तो इसलिए क्या आ गया, ये 6 ले लिया हमने इसमें, ठीक है। अब मैं इसमें बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे हम इसमें बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बहुत ज़्यादा बड़ा कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए हमें बहुत सारे कार्बन की ज़रूरत होती है, और एक कार्बन ही ऐसा एटम है कि वो बहुत लंबी चेन बना सकता है, क्योंकि क्या उसमें ही ऐसा है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो बहुत लंबी चेन क्या बनाएगा, कार्बन ही बनाएगा। तो कार्बन बहुत लंबी चेन बना सकता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है, और उसके मोर देन 3 मिलियंस कार्बन बना सकता है कंपाउंड, 3 मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है, इसीलिए तो सारी जगह कार्बन ही कार्बन मिल रही है हमें। इट इज़ मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स बाय अदर एलिमेंट्स। ऑल अदर एलिमेंट्स इतने नहीं बना सकते, इतना कार्बन बना सकता है, और इतना कार्बन बना रहा है, इसीलिए तो हमें धरती के हर कोने पे क्या मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है। हर चीज़ में कार्बन 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 हो रही है। अब आया कार्बन का जो एटम होता है वो लॉन्ग चेन भी बनाता है, ब्रांच चेन भी बनाता है, और क्लोज रिंग, मतलब अलग अलग से डिज़ाइन बना बना के तैयार हो जाता है, और उस अलग अलग डिज़ाइन को बनाने को हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, बोला करो साथ साथ। सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की 4 थी, तो ये क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है, अदर कार्बन एटम के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, विद और भी एटम के साथ बनाया, किसी के साथ भी बना सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ बना लिया, ऑक्सीजन के साथ बना लिया, नाइट्रोजन के साथ, हेलोजन के साथ, किसी के साथ भी दोस्ती कर लेगा कार्बन, मेरी तरह दोस्ती करनी है, क्योंकि है ना, टैलेंट है इसमें, तो कर लेगा। अब जैसे लॉन्ग चेन, लगातार अगर कार्बन लाइन से लगा दी हमने, लाइन से लगे हुए हैं कार्बन, तो क्या हो गया, लॉन्ग चेन। ब्रांच चेन, अगर एक भी ब्रांच बाहर निकल गई, एक भी ब्रांच बाहर निकल गई तो ब्रांच चेन हो गई, और अगर घुमा दिया तो क्लोज रिंग हो गया। रिंग के मतलब छल्ला, वो हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अब ये देखते हैं ये क्या वाला है, ठीक है।
तो जब कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन होता है जिस भी कंपाउंड में, वो क्या होता है आपका हाइड्रोकार्बन्स होता है, और कोई एलिमेंट नहीं, हाइड्रोकार्बन जब ही बनेगा जब आपका कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन से आपको पता चल रहा है हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, दोनों का ही नाम ले रहा है, ये अपने आप ही बोल रहा है भाई यही है, ये हो गया कार्बन, मतलब दोनों अपने नाम बता रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है। जैसे पनीर टिक्का, तो नाम से पता चल रहा है पनीर का है, ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है क्या क्या है भाई, इसमें सब पता चल जाएगा। अब आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जब कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उस वाले कंपाउंड में, तो वो क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन के साथ तो मैंने तुम्हें बताया ही है कि क्या होता है, सिर्फ एक ही कंपाउंड, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो एक ही क्या बन सकता है हमारा, बताओ, एक ही सिंगल बॉन्ड ही तो बनाएगा ना कंपाउंड का, तो वही चीज़ है। अब जैसे मीथेन हो गया, एक एक बॉन्ड बना लिया, इथेन हो गया, एक एक बॉन्ड बना लिया। अब जो तुम मिथेन इथेन पढ़ रहे हो, तो ये नाम कैसे आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, सोच नहीं रहे तुम कि मैम ये मीथेन इथेन में क्या चेंज आ गया इसमें ऐसा कि जो ये मिथेन इथेन बन गए, भाई इसमें भी कार्बन इसमें भी कार्बन, ये मिथेन बन गया ये इथेन बन गया, एन एन है पर मिथेन और इथेन में समझ में नहीं आ रहा। तो चलो इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कैसे होता है। अब ये देखो, जैसे कार्बन अगर एक है किसी भी चीज़ में, ठीक है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है और कार्बन 6 है, 7 8 9 10 जितना भी चला सकते हैं, काउंटिंग तुमने वैसे पढ़ी होगी इसकी, पर इसका मैं बता देती हूँ तुम्हारा क्या क्या नाम होता है। जैसे अगर किसी भी उसमें, जैसे मीथेन है तो इसमें एक कार्बन है, तो ये होता है मेथ, ये नाम लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं कंपाउंड बनाते हैं। मेथ एक कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला एथ होता है, 3 कार्बन वाला प्रॉप, 4 कार्बन वाला ब्यूट, 5 कार्बन वाला पेंट, पेंटागन, पेंटागन मैथ्स में पढ़ते हो पेंटागन, तो पेंटागन क्या होता है 5 साइड वाला, तो ऐसी 5 कार्बन जिसमें होंगे वो पेंट होगा। और हेक्स होता है जिसमें 6 होते हैं, हेक्सेन पढ़ा है ना, हेक्सागोनल शेप, हेक्सेन क्या होती है 6 साइड होती हैं उसकी, तो ऐसे 6 कार्बन हो गए तो हेक्सेन, 7 कार्बन हो गए तो हैप्टेन, मतलब हैप्ट वो वाला नहीं है, हैप्ट हो गया, ठीक है। और 8 कार्बन हो गए तो ऑक्ट हो गया, 9 कार्बन हो गया तो नन हो गया, और 10 का डेका हो गया, ठीक है। पर आपके जो नॉर्मल होते हैं इतने ही आपको पढ़ने होते हैं, इतने से ही आपका फिर काम चल जाता है, ठीक है। अब आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड था कि एक एक बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, वो हो गया हमारा सैचुरेटेड, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस होगा, जो भी आपका कंपाउंड डबल बॉन्ड बनाएगा वो क्या होता है आपका, बोलो क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाला और डबल बॉन्ड वाला। अब मैम आपने तो बताया था कि हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो अब कैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, तो जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो आपके बनते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि कार्बन ही ऐसा है जिसके पास 4 है तो वो 2 आसानी से बना ही लेगा, 3 भी बना लेगा आसानी से, 4 बनते नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, जब डबल बॉन्ड बनाए तो ईन आ गया, इसने यहाँ पे क्या, ये क्या आ गया प्रोपीन, डबल बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे कार्बन के, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड आएगा जब भी तो वैलेंसी पूरी होगी। आइंस हो गया, हैव अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। अब क्या आइन, ये क्या हुआ मैम, मतलब इसमें इन लगा दिया इसमें आइन लगा दिया, पीछे अब तक एन लगा रहे थे, समझ में ही नहीं आ रहा भाई क्या कर रही हो मैम आप, समझ में ही नहीं आ रहा मैं तो ये क्या हो गया एकदम से क्यों चेंज हो गया। तो बेटा हमारा जो ये इन वाला नाम है, अगर हमारा एन होता है तो सिंगल बॉन्ड, इन होता है तो डबल बॉन्ड, और आइन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारा इस अकॉर्डिंग नाम दिए गए हैं, सिंगल ट्रिपल और डबल को नाम दिए गए हैं, और मिथ इथ ये सब एक साथ होते हैं। तो इसमें इथेन आ गया है ना, इथ मतलब 2 कार्बन, प्रोपेन है मतलब 3 कार्बन,
इथाइन है मतलब इथ है तो 2 कार्बन, प्रोप है तो 3 कार्बन। अब मैम पीछे तो मीथेन से शुरू हुआ था, मिथ से शुरू हुआ था, यहाँ पे तो आया ही नहीं मिथ। तो आप ये देखो कि जो आपका मतलब कार्बन है वो कार्बन कार्बन में ही डबल बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ तो नहीं बनाएगा। तो जो मीथेन होता है, जो मेथ होता है, उसमें सिर्फ आपका एक ही तो कार्बन है, तो ये किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा? ये तो किसी के साथ बना ही नहीं पाएगा। तो जो मिथ होता है वो सिर्फ एन के साथ आता है, मिथेन होता है बस, ठीक है। इसमें सिर्फ 4 हाइड्रोजन वाला होता है, इसमें ना इन वाला कुछ होता है ना आइन वाला, बस इसमें एन वाले तक ही ये सीमित रहता है, इसके आगे ये कुछ नहीं रहता, मतलब इसके आगे नहीं बनता, एन पे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आगे आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या है? आइसोमर्स के बारे में कैसे पता करेंगे हम? जब आप बनाते हो कार्बन के कंपाउंड, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्या है भाई, ये ब्यूटेन है, ठीक है, C4H10, मतलब कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, ठीक है, कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 बराबर है, मतलब इसमें भी इतना ही है, इसमें भी इतना ही है। पर जो इनका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंस हो गया, मतलब एक इधर से निकल गया, एक इधर से निकल गया, किधर से भी निकल गया, तो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंस हो गया। स्ट्रक्चर डिफरेंस होते ही ये क्या बन जाते हैं, एक कंपाउंड के आइसोमर्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। नॉर्मल मतलब लाइन से बनाया, नॉर्मल बन रहा है, चले जा रहे हैं कार्बन एक साथ, चल गया काम भाई। आइसोब्यूटेन हो गया कि एक कार्बन बोला नहीं भाई मैं इस सर्किल में, मैं तो इधर को जाऊंगा, तो इधर को जाऊंगा, तो इधर को चला गया वो, अब ये इधर आ गया, तो ये आइसोब्यूटेन बन गया, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मतलब खोल के। अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे ऐसे सी 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 बनाया, इसके साथ 3H जोड़ दिए, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 3, ठीक है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको, पर हमें इसमें ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि इसमें हमें सारा पता चलता है कि किसके साथ कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब पेंटेन, पेंटेन से भाई क्या होता है, ब्यूटेन में 4 थे, पेंटेन से क्या मतलब 5 होंगे, तो क्या 5 होंगे, कार्बन, कार्बन 5 होंगे, और हाइड्रोजन कितने होंगे, 12। अब मैम ये कैसे आप हिसाब लगा रही हो कि 5 इसमें है तो इसमें 12 है, 4 इसमें है तो 10 इसमें है? तो इसका भी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी कि एन से आइन से इनमें क्या डिफरेंस होता है, कि आइन होगा तो कार्बन इतने हैं तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, और एन है तो कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन आएंगे, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, एक नॉर्मल, एक आइसो और एक नियो। भाई सीधा सीधा चल रहा है तो नॉर्मल है, नॉर्मल ही चल रहा है, ठीक है। आइसो, एक के दिमाग फिरा, दूसरी साइड चला गया आइसो। तीसरा आ गया न्यू। मैं भाई तुमसे भी नया हूँ, मैं 2 जगह जाऊंगा, मतलब इनका क्या हुई, लड़ाई बच गई कि मैं तो 2 जगह जाऊंगा भाई, 3 तो हम एक जगह जाएंगे, 2 अलग अलग जाएंगे, तो इनकी वो वाली बात हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब जो आपके कार्बन के कंपाउंड थे, अब उसमें ऐसा थोड़ी है हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन जुड़ेगा और किसी से वो दोस्ती नहीं करेगा, भाई किसी से भी तो दोस्ती, और की भी तो दोस्ती होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी है एक ही बंदे के साथ रहोगे। तो अब आ गया जो एटम्स और ग्रुप्स होते हैं, एटम्स के डिसाइड करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, मतलब उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप आता है हेलाइड और हेलो ग्रुप, हेलो हेलो करके आता है, ठीक है। हेलो असल वाला हेलो, ऐसे वाला नहीं, ग्रुप होते हैं इसके। जब Cl और Br हम जोड़ते हैं तो हेलो ग्रुप हो जाता है वो। अब उसमें क्या होगा, एन के साथ जुड़ गया, मतलब एक बॉन्ड के साथ आपका जुड़ गया, ये क्या हो गया, जैसे ये C2H5Br, CH3Cl, क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन, ठीक है। Br मतलब ब्रोमो और Cl मतलब क्लोरो, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका एल्कोहल। एल्कोहल में क्या होता है, जब किसी भी कंपाउंड में आपका C हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, और उसके साथ एक एक्स्ट्रा आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं एल्कोहल, वो एल्कोहल में काउंट होता है, ठीक है। जैसे मिथेनॉल हो गया और इथेनॉल हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। और हम मतलब अब तक तो एन आइन इन जोड़ रहे थे, ये जोड़ रहे थे, ये भी मैंने आपको अभी इसका फॉर्मूला बताना है मेरे को, पर अब मैम ये कैसे हो गया, तो जब किसी भी कंपाउंड में OH हमने ऐड किया एक्स्ट्रा, तो जो OH हमने ऐड किया है उस OH के लिए हम ऑल लगा देंगे, ऑल मतलब जुड़ गया भाई मैं तो तू तेरे साथ, तो
तो मीथेन था, मिथेनॉल हो गया, इथेन था, इथेनॉल हो गया। ठीक है, अब आ गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होते हैं? तो जब किसी भी कंपाउंड में CHO ग्रुप जुड़ जाता है, CHO ग्रुप जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? हमारा एल्डिहाइड हो जाता है। अब इसमें हम एल, ऑल था इसमें, मतलब इसमें क्या था? खाली OH जुड़ा था। अब एक C भी आ गया तो उसने ऑल कर दिया भाई, एल, मैं भी आऊंगा भाई। ठीक है, तो एल आ गया, तो मिथेनल और इथेनल, अल जुड़ गया। मतलब एल्डिहाइड में क्या जुड़ जाता है हमारा? अल। एन की जगह अल जोड़ दिया हमने, तो क्या हो गया? CHO जुड़ा मिथेनल, CHO जुड़ा इथेनल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो एसिड बेस मैंने तुम्हें पढ़ाया है, पढ़ लेना, देख लेना कैसे समझ में आता है, बढ़िया ही पढ़ाया मैंने उसमें। COOH, COOH जब आपका ग्रुप आप जोड़ते हो तो COOH ग्रुप जोड़ने के बाद उसमें जो नाम एंड हो जाता है वो ओइक से हो जाता है। ओइक, ओइक, कैसी कैसी आवाज आ रही है ना, ओइक। कौन निकालता है ऐसे ओइक ओइक आवाज? ओइक ओइक, सुनिए कभी, साउंड पड़ी है कैसे ओइंक ओइंक करके आवाज जो आती है? किसकी आती है? ओइंक आवाज करता है पिग, ओइंक ओइंक करके करता है ना, सुनना भी जा, मतलब देखना तुम कहीं भी देखो तो पिग को वैसी आवाज निकालता है। ठीक है, तो हमने वापस आ जाओ यहीं पे, COOH जोड़ा तो ओइक जोड़ देते हैं। ठीक है, मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो आप बोल रहे होंगे मैम ये तो मीथेन तो एक, तो ध्यान रखना कि चल एक ही कार्बन रहा है, सब जगह एक ही कार्बन है, इसलिए मिथ का जुड़ रहा है, मिथ हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन के साथ ये चल रहा है। ठीक है, कीटोन ग्रुप क्या होते हैं? कीटोन ग्रुप में CO ऐड होता है, एक CO का ग्रुप आपका ऐड हो जाता है, इसका मतलब ओन, ओन जुड़ जाता है, मतलब उसके नाम में ओन जुड़ गया। तो मतलब हम नामकरण, एक तरीके से हम यहाँ नामकरण करने बैठे हैं, नामकरण कर रहे हैं भाई, तू जुड़ गया तो इसका नाम चेंज, तू जुड़ गया तो इसका नाम चेंज, जैसे लड़कियों के साथ होता है, शादी होके नाम चेंज हो जाता है पीछे का, ऐसे ही इनका भी, मतलब मान लो तुम ऐसे ही कि नाम जुड़ गया पीछे का, अलग नाम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ा कीटोन में? कीटोन में हमने ओन जोड़ दिया, प्रोपेन, प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारा क्या फॉर्मूला होता है, क्या इसका फॉर्मूला है और कैसे कैसे मतलब इसके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मीथेन इथेन हम कहाँ जोड़ रहे हैं, कितने कार्बन के साथ, वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, पर एक बार और हम इसके बारे में पता कर लेते हैं। तो अगर किसी भी चीज के साथ होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिसके सिमिलर स्ट्रक्चर सेम होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, मतलब केमिकली जो रिएक्ट करेगा सिमिलर करेगा, और उसका जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं डिफर करते हैं CH2 ग्रुप से। CH2 ग्रुप से ही पता लगाते हैं कि क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक, CH ग्रुप से ही पता चलेगा। तो एल्केन, एल्काइन और, तो जो एल्केन होता है, एल्केन में क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको? एल्केन में होता है C के साथ, जैसे मान लो C1 है, H4 है, C2 है, सॉरी C2 है, तो H कितना हो गया बताओ? अब इसका ग्रुप है H जानने का 2, C का जितना भी नंबर होगा उसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या है इसका फॉर्मूला? CnH2n+2, मतलब जितना भी C का है उसकी 2 से मल्टीप्लाई करके हमें 2 ऐड करना है, उसमें क्या करना है? 2 ऐड करना, मतलब पहले 2 से मल्टीप्लाई फिर ऐड कर। तो C1 था, C1 की 2 से मल्टीप्लाई करी 2 हुआ, और 2 की 2 में ऐड, 2 को 2 से ऐड किया तो 4 बन गया। तो अब यहाँ पे C2 है, तो अब बताओ हाइड्रोजन कितना आएगा? सोचो कितना हो सकता है? तो 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, 4 में 2 प्लस करेंगे 6। ठीक है, वैसे मुझे इतना टाइम जोड़ने में लगता नहीं है, तुम लोग नहीं बता रहे इसलिए टाइम लग रहा है, मतलब मैं खुद जोड़ लेती हूँ, मैं सोची थी तुम ही बता दो। ठीक है, अब C3 आया तो H कितना होना चाहिए भाई? डबल करा 6 + 2 करा 8। ठीक है, जोड़ा ना, देखा जल्दी?
C4 है तो H कितना होगा, डबल करा 8, 2 जोड़े 10। C5 है, H कितना होगा, डबल करा 10, 2 जोड़े 12। C6 है तो H कितना आएगा, बोलो 12, डबल किया प्लस 2 किया 14, ठीक है 14। ठीक, अब जिसमें 1 कार्बन मीथेन, जिसमें 2 कार्बन इथेन, जिसमें 3 कार्बन प्रोपेन, जिसमें 4 कार्बन ब्यूटेन और जिसमें 5 कार्बन पेंटेन, ये मैंने एन का बता दिया था आपको क्या है इसका एन का फंडा। ठीक है, एन का फंडा क्या था, जिसमें एक बॉन्ड बनेगा वो एन बनाएगा। इसका फॉर्मूला भी आपको पता चल गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि इतने कार्बन है तो इतने हाइड्रोजन हमें लगाने ही लगाने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगाना है। ठीक है, अब आता है आपका मीथेन का, आपका इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी इसका देख लेते हैं भाई। इस तरीके से बता दिया, मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ। मीथेन का है 2 कार्बन बीच में आ गए, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3। ठीक है, प्रोपेन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन में साइड वाले में 3, साइड वाले में 3, मतलब इसके साथ भी 3, इसके साथ भी 3। तो अब ये देखो इसके साथ कितने बॉन्ड बचे हैं, इसको कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, 2 के लिए। तो सीधी सी बात है 2 जोड़ेंगे इसमें, और क्या करेंगे इसका, और थोड़ी एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। अब ये थोड़ी है कि आगे कुछ भी सामान ले आएंगे हम इसके साथ, नहीं। तो क्या हुआ, जितनी इसकी वैलेंसी बची थी उतने ही हमने इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल्काइन। अब एल्काइन का क्या है, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइन से मतलब एल्काइन एल्कीन है, मेरे साथ एल्काइन बोल रहे हो, बताओ तो मैम एल्कीन है, ध्यान से आँख खोल के पढ़ लो, सुनो क्या है, क्या है एल्कीन। तो एल्कीन्स क्या है, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल। ठीक है, कार्बन जितने हाइड्रोजन उसके डबल। तो इथीन, अब मैम इसमें तो मीथेन ही नहीं है, तो मिथीन में सिर्फ 1 कार्बन होता है इसलिए हम नहीं लेते हैं, उसमें हम डबल बॉन्ड नहीं बनाते इसलिए नहीं लेते। इतनी बार बता दिया, पता याद हो जाना चाहिए ये चीज़ कि हमने मीथेन क्यों नहीं लिया, मेथ क्यों नहीं लेते हम इसमें। ठीक है, इथीन है 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, डबल हो गए। प्रोपीन है 3 कार्बन हाइड्रोजन 6, डबल। ब्यूटीन में कितने कार्बन 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 8। ठीक है, पेंटीन में कितने कार्बन 5, डबल किए हाइड्रोजन कितने हो गए 10। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम खोलेंगे तो भाई इसमें जब डबल थे तो भाई डबल बॉन्ड हमने कार्बन की वैलेंसी कैसे पूरी करी, दोनों कार्बनों ने आपस में जोड़ लिया कि भाई 2-2 ले लेते हैं, 2-2 की शेयरिंग कर लेते हैं। 2-2 की शेयरिंग करने के लिए डबल बॉन्ड आ गया सबके बीच में। ठीक है भाई, सारे कार्बन के बीच में नहीं आता, सिर्फ 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, अभी तुम सारों के बीच में ही लगा दो। अब आता है एल्काइन। एल्काइन क्यों बनता है, एल्काइन हमारा बनता है किस लिए बनता है, जब 3 बॉन्ड आते हैं, 3 ऐसे या ऐसे, 3 बॉन्ड आते हैं ऐसे। ठीक है, एल्काइंस बनता है 3 बॉन्ड आते हैं। एल्काइंस बनाने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है सी के जितने भी नंबर होंगे उसका डबल करेंगे और फिर उसमें से 2 माइनस करेंगे, क्योंकि जो कार्बन कार्बन है वो आपस में जुड़ के क्या करेंगे, अपनी वैलेंसी 3 से तो पूरी कर रहे हैं, तो उसको तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन की जरूरत है ना, सिर्फ 1 हाइड्रोजन चाहिए उसको। तो 1 हाइड्रोजन जाने के लिए क्या करा उसने, जैसे C2 है H2 है, तो भाई 3 तो इसने कर लिए, तो इसके पास कितने खाली रह गए, 2 ही तो खाली, भाई 1 इसके पास खाली है, 1 इसके पास खाली है, इसलिए 2 हाइड्रोजन से काम चल गया। अब जैसे प्रोपीन है, ब्यूटीन है, तो अब प्रोपीन में 3 कार्बन है, भाई 3 कार्बन में से 2 कार्बन ने तो अपनी वैलेंसी पूरी कर ली, 3 की 1 ही तो चाहिए उसे, तो भाई 3 की इसने पूरी कर ली, इसने 1 ले लिया, ये था कार्बन एक्स्ट्रा, इसकी इस कार्बन ने पूरी कर दी, फिर 3 बचे थे इसने 3 ले लिए, तो मतलब 3 जो है 1 कार्बन ने लिया और ने 3 की वैलेंसी अपनी आपस में ही पूरी कर ली। ठीक है, अब ब्यूटीन भी यही हो गया, भाई 4 थे, चारों में से 2 ने क्या करा, 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाया, इसको 1 हाइड्रोजन की जरूरत थी, इसकी कार्बन के साथ बन गई, इसको हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी नहीं, इसको 2 की जरूरत पड़ी, इसको 3 की जरूरत पड़ी, क्योंकि इनके पास 2 की वैलेंसी थी, उसके पास 3 की थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्यूटीन। अब आते हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब केमिकली वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका कंबशन। कंबशन जो है मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाई थी, तो जब मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाई थी तो कंबशन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक पार्ट होता है। ठीक है, अब कंबशन में क्या होगा कि जो कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलेगा। अब कोई भी चीज़, अच्छा एक बात बताओ, कोई भी चीज़ हमने जलाई तो जलेगी,
तो जैसे तुम सर्दियों में क्या करते हो, बीच में बड़ा सा तसला लेके उसमें आग जलाते हो लकड़ी से, तो लकड़ी क्या है, कार्बन का कंपाउंड है, जलेगा। अब ये तो है नहीं कि तुम ऐसी जगह जलाते हो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी तुम क्या ही करोगे वहाँ, तुम्हारा भी कोई काम नहीं है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जलेगी लकड़ी, लकड़ी जलने के बाद आपकी जो भी जल मतलब होगा तो लाइट प्रोड्यूस होगी, उजाला होगा वहाँ पे, और क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस हुई, उजाला हुआ और गर्मी मिली। जब भी तो सर्दी में जलाते हैं, वरना फ़ायदा क्या उसका जलाने का। चूल्हे पे मज़ा आता है ना, जब चूल्हे पे रोटी खाते हैं तो देखा करो, मतलब चूल्हे के आगे बैठो सर्दी में कितना मज़ा, आह पूरा मज़ा आता है। अब कार्बन क्या है, कंबशन पे आ जाते हैं। कंबशन में क्या है, कार्बन कंपाउंड्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं और क्या निकालते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। इसी वजह से क्या है, शायद शायद क्या, हाँ, चूल्हे पे रोटी या चूल्हा जो है कम हो गया है, एलपीजी वाले जो सिलेंडर है वो ज़्यादा हो गए, क्यों, क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, और ऑलरेडी अभी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है हमारे एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए। ठीक है, तो सी, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ गया, मतलब वुड, एक तरीके से वुड जलाई हमने तो उसने क्या छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट आई और लाइट आई। ठीक है, मीथेन, जब हम इसके साथ जलाते हैं दो ऑक्सीजन के कंपाउंड, मतलब दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या निकला, पानी निकलेगा, CO2 हीट और लाइट निकलेगी, और ये क्या है हमारा C2H5, दो C हैं तो क्या बन गया, इथेनॉल। OH है तो इथेनॉल, इथेनॉल मतलब अल्कोहल वाला, अल्कोहल वाला ही तो होता है, तो उसको जलाएंगे। तो जो भी हमारा ये जलाने वाली चीज़ें होती हैं ये सारी, मतलब जो हम यूज़ करते हैं पेट्रोल वगैरह, शायद अल्कोहल भी, वैसे अल्कोहल में भी आग लग जाती है, अल्कोहल भी मतलब वो जलाते हैं, हमारे गांव में जलाया करते थे, उसमें छोटी सी बॉटल में लेके पेट्रोल वगैरह लेके वो जलाते हैं, लैंप वगैरह जलाते हैं, तो वही चीज़ है। तो उसमें क्या होगा, आपका H2O के मॉलिक्यूल निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट निकलेगी। लैंप जलाने के लिए जब पहले ज़माने में क्या करते थे, लाइट तो होती नहीं थी, इन्वर्टर भी नहीं होते थे, तो लैंप जलाते थे। अब आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन के साथ हमने क्या किया, रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ, जो भी हमारे मतलब कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कार्बो और क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं। ऑक्सीडाइज होके क्या बना लिया, अल्कोहल्स ने एसिड बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। ऑन हीटिंग, जब उसको गर्म किया, और किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन कौन दे रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, या तो एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट है, या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट है। दो क्या है आपके, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे क्या बनेगा, आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, इथेनॉइक एसिड में। ठीक है, क्या बताया था, COOH का ग्रुप लगेगा तो ओइक 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 ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, तो बदल गया ना, चेंज हो गया, ऑल मतलब अल्कोहल से वो क्या हो गया, एसिड में चेंज हो गया, ओइक ग्रुप बन गया। ये ऑल और ओइक वाला समझ में आया, ऐड क्यों करते हैं, ओइक, ऑल, अल, ओन, क्यों हम ऐड करते हैं, समझाया है पीछे, अच्छे से समझ में आया ना। नेक्स्ट आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन तो आपको बता ही रहा है, एडिशन से तो सबका मतलब सबको पता ही होता है, किसी भी चीज़ में क्या करना, कुछ ऐड करना। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या पढ़े थे हमने, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कि जिसका डबल और सिंगल मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन के साथ जाते हैं, हाइड्रोजन ऐड होगा उसमें। ये क्या है, चलो बता दो, बताओ क्या होता है ये, बताना मुझे। ठीक है, H2 के साथ जोड़ा, Ni और Pd कैटलिस्ट, Ni क्या है और Pd क्या है, Ni ये है निकल और Pd है पैलेडियम। ये कैटलिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी रिएक्शन को, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, हमारी रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देना, बढ़ा देना। तो उसके बाद क्या बना हमारा, C2H6 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ये, यही मतलब खोल के बता दिया कि क्या स्ट्रक्चर बन गया हमारा। ठीक है, अब आता है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ऐड करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का ऐड हो गया है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है उसमें। और हाइड्रोजिनेशन कन्वर्ट कर दे, मतलब हाइड्रोजिनेशन क्यों किया जाता है, इज यूज टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड ऑयल और फैट्स को, जो ऑयल और फैट्स को है उनको सैचुरेटेड ऑयल और फैट में, मतलब अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, सैचुरेटेड हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, तो मतलब अनसैचुरेटेड से किस में कर दिया, सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूट से तुम क्या मतलब समझते हो, क्या होता है सब्स्टिट्यूट? जैसे स्कूल में जाते हो, स्कूल में क्या होता है, जब कोई मैम नहीं आती या कोई टीचर नहीं आती तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन लगता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक की जगह दूसरी चीज आ जाना, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दी कोई भी टीचर। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करता है रिएक्शन विद हैलोजेंस के साथ, किस में कन्वर्ट कर देता है, न्यू सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना देता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब उसकी जगह कोई और टीचर आ गई, कुछ और पढ़ा के चली गई, तो हमें पता नहीं चला, तुम्हें पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हें तो उस टीचर की याद आ रही होगी ना, या पढ़ लोगे? चलो अब ये पढ़ लो फिर देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपने मीथेन लिया, मीथेन में आपने क्लोरीन ऐड किया, तो क्लोरीन क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा के एक Cl वहाँ जुड़ गया इसके साथ, और प्रोडक्ट क्या बना लिया, HCl। HCl बाहर निकल गया। HCl क्या था, 3 क्लास में बता चुकी हूँ HCl क्या होता है। HCl होता है एसिड, जो हमारे पेट में भी प्रेजेंट होता है। इसमें भी 2 Cl थे, इसमें 2 Cl थे, इसमें 3 Cl हो गए, एक हाइड्रोजन हटा दिया। भाई उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए उसको एक को हटाना भी तो पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई आओ आओ हमारे घर आ जाओ, ये भी तो देखना पड़ेगा जगह है घर में या नहीं है, या सबको बुलाते ही रहोगे। जगह देखनी पड़ती है, उसी अकॉर्डिंग मतलब कभी कभी तो एडजस्ट हो जाता है, पर बार बार मतलब रोज रोज एडजस्ट नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है, हमें जगह देखनी पड़ती है कि यार इतनी, वो वाली बात तो है ही खैर कि दिल में जगह है तो कितने भी आ जाएं, पर फिर भी इसमें तो हमें देखना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री है कि हाँ इतनी जगह है, क्या आ सकता है, क्या हम शेयर कर सकते हैं, क्या हम कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं। ऐड कर दिया तो ठीक है, जैसे ऊपर वाले में ऐड कर रहे थे, ऐड कर लिया। पर अगर हमारे पास ऐड करने की जगह नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक को बाहर निकालते हैं, एक को अंदर ले लेते हैं। ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट होता है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। कुछ कार्बन कंपाउंड्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इथेनॉल, इथेनॉल मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एथाइल अल्कोहल होता है जिसमें OH का ग्रुप जुड़ता है। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है। इथेनॉल जो है कलरलेस लिक्विड होता है। कलरलेस लिक्विड मतलब लिक्विड में कोई कलर नहीं है। प्लीजेंट स्मेल, प्लीजेंट स्मेल क्या होती है, प्लीजेंट होती है जो स्मेल हमारी मतलब हमें बहुत पसंद होती है। जैसे परफ्यूम हो गया, परफ्यूम क्या करता है, कुछ इंसान मतलब एक ही परफ्यूम है मेरे पास, मान लो मेरे पास एक परफ्यूम है, उसकी जो स्मेल है वो मुझे पसंद है पर मेरे भाई को पसंद नहीं आती, और उसका जो परफ्यूम होता है उसकी स्मेल मुझे पसंद नहीं आती। तो मेरे लिए मेरे वाले परफ्यूम की स्मेल प्लीजेंट है और उसके लिए अनप्लीजेंट है, और उसका परफ्यूम जो है उसके लिए प्लीजेंट है, मेरे लिए अनप्लीजेंट है। तो मतलब जो हमें अच्छी स्मेल लगती है वो क्या होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है, ठीक है। और होता है बर्निंग टेस्ट, जो उसका टेस्ट हम जब जीभ पे रखते हैं तो हमें थोड़ी सी जलन महसूस होती है, ऐसा लगता है कि जैसे जलन हो रही है, जल रहा है। इथेनॉल हमारा क्या करता है, पानी में घुल जाता है। इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, सोडियम इथोक्साइड बनाने के लिए, और हाइड्रोजन, सोडियम इथोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन बनाया। इथेनॉल रिएक्ट करता है अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 के बाद। अब मैंने कंसनट्रेटेड तुम्हें बता चुकी हूँ, मैंने बताया था लास्ट में भी एसिड और बेस में कि कंसनट्रेटेड क्या होता है, जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा या किसी भी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो क्या होता है, कंसनट्रेटेड होता है, कम है तो वो डाइल्यूट होता है, ठीक है। क्या बनाता है, इथीन बनाता है, वाटर बनाता है। और जो H2SO4 होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, जैसे डॉक्टर के पास जाओ और तुम फेंट हो रहे हो या कुछ भी हो रहे हो तो वो बोलेगा इसको डिहाइड्रेशन हो गया है, या फिर तुम्हें लूज मोशन हो गए, डायरिया हो जाता है, तो पानी ज़्यादा रिमूव हो गया। जब पानी तुम्हारी बॉडी से ज़्यादा रिमूव हो गया तो मतलब तुम्हें डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब पानी की कमी हो गई। तो डिहाइड्रेशन एजेंट है, क्या करेगा, पानी को रिमूव कर देगा इथेनॉल में से और उसमें पानी की कमी हो जाएगी। तो सर डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब पानी को सोख लेना, ठीक है। यूज़ क्या होते हैं, एल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के काम आती है। एल्कोहल, दारू सुनी होगी, कहीं तो सुनी होगी, तो उसको बनाने में काम आता है। और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह भी हम यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, जिस भी चीज़ में कुछ चीज़ घुल जाती है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। और मेडिसिन में भी जैसे टिंचर आयोडीन, आयोडीन का जो मतलब मेडिसिन में जो आयोडीन हम यूज़ करते हैं
उसमें यूज़ हो, उसको बनाने में काम आता है। कफ सिरप बनाने में काम आता है टॉनिक्स। टॉनिक्स जो हम पीते हैं भाई, जैसे किसी चीज़ की कमी होती है तो जिस टॉनिक में या जिस भी चीज़ में, कफ सिरप में, कफ सिरप तुमने पी होगी ना भाई, पी के ऐसा टेस्ट आता है पता नहीं क्या ही हो गया गले में, बहुत अजीब सा। और नींद सी भी आती है, मुझे तो नशा हो जाता है उससे पी के, सोना होता है बस फिर बस। ठीक है, तो क्या हुआ, इथेनॉल ने क्या करा, ये चीज़ें यूज़ होती हैं इथेनॉल की। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम और क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इथेनॉइक। इथेनॉल था हमारा जिसमें OH ग्रुप जुड़ा था, इथेनॉइक ऑइक होगा हमारा COOH ग्रुप जोड़ने वाला। तो इथेनॉइक की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी कलरलेस है, वो भी कलरलेस था। इसकी स्मेल होती है पंजेंट स्मेल और सो टेस्ट। इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड दे रखा है तुम्हें। एसिटिक एसिड मैंने कहाँ बताया था, कहाँ होता है एसिटिक एसिड, क्या मतलब किस चीज़ में यूज होता है या किसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। मैंने तुम्हें विनेगर पढ़ाया था ना, विनेगर में होता है हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है, आया समझ में, किस में होता है, विनेगर में। अब ये कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल। कभी सिरका ना घर पे होगा सिरका, उसको सूंघ के देखना भाई, बहुत तेज स्मेल होती है उसकी। मतलब जिसकी स्मेल आपको सूंघ के आंखों में से पानी आने लगे, या शार्प हो या बहुत तेज स्मेल आए, वो होती है पंजेंट स्मेल। ठीक है, सिरके की स्मेल तो बहुत ज़्यादा तेज होती है भाई, बहुत, और खट्टा खट्टा सा भी लगता है। सॉल्यूबल होता है वाटर में, पानी में हम उसे मिला भी सकते हैं भाई एसिड। अब तुम इसका एक्सपेरिमेंट देख सकते हो, सिरका हो घर में, उसे पानी में मिला के देखना, वो पानी में घुल जाएगा, तो वो मतलब सॉल्यूबल है पानी में भी। सॉल्यूशन क्या होता है, 5% और 8% आप इथेनॉइक एसिड लो वाटर में, तो उसको हम बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं, विनेगर। जो आपका इथेनॉइक एसिड होता है पानी में, अगर आप 5 से 8% मिला लिया तो वो आपका विनेगर बन जाएगा। एजर्टिफिकेशन, अब एजर्टिफिकेशन क्या चीज़ है, इसको क्यों लिया है हमने, क्यों बोला है, तो जब आपका इथेनॉइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, इथेनॉइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराया, तो वो ईस्टर इथाइल इथेनॉइट बनाएगा, जो कि किसके प्रेजेंस में बनाएगा, कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 के उसमें बनाया। तो ये इथेनॉइक है और ये क्या है, इथेनॉल है, इसने क्या बनाया, ईस्टर बनाया और H2O निकाला। तो जब आपका रिएक्शन होता है किसके बीच में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में और अल्कोहल के बीच में, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में कोई भी अगर आपकी रिएक्शन होती है और वो ईस्टर बनाती है, ईस्टर माने ये जिसके बीच में COO ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, अब होता है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन क्या है, तो जब आपका जो रिएक्शन है ईस्टर, जो ईस्टर हमने बनाया था, वो ईस्टर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सोडियम सोल्ट मतलब मिक्स करके सोल्ट भी बनाएगा, तो उसको बोलते हैं। और एंड द पेरेंट अल्कोहल आर फॉर्म, मतलब जिससे, पेरेंट अल्कोहल क्या होता है, जिससे हम पैदा हुए हैं, वो हमारे पेरेंट्स हैं। किसी भी चीज़ से अगर कोई भी चीज़ पैदा होती है तो डायरेक्टली वो क्या होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट अल्कोहल निकलेगा, मतलब जो भी अल्कोहल हमने यहाँ यूज़ किया था सेम निकल जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। ठीक है, अब जैसे इथाइल इथेनॉइट होता है, रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH बेस होता है, और ये क्या होता है, ये तो ऐसा वो निकला, तो ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट और इथेनॉल, मतलब पेरेंट क्या निकाल लिया, पेरेंट अल्कोहल उसने निकाल दिया। नेक्स्ट आता है इथेनॉइक एसिड, जब NaOH के साथ, मतलब एसिड और बेस अगर रिएक्ट, वो तो भाई एसिड बेस में पढ़ा दिया था कि एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं, न्यूट्रल रिएक्शन बना देते हैं, दोनों एक दूसरे का असर कम करके तीसरा रास्ता निकालते हैं, नमक बना लेते हैं। तो नमक बनाया और क्या बनाया, वाटर, जिसमें सोडियम होता है, वो वाटर मतलब सोडियम और क्या है, एसिड जब जुड़ते हैं, ये जो एसिड का इतना पार्ट था ना, ये जुड़ा सोडियम के साथ, तो क्या बना लिया, नमक बना लिया। अब इथेनॉइक एसिड जब कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो भी नमक बनाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या बनाया इसने, नमक बना लिया, और नमक के साथ क्या बनाया, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा देख लेते हैं।
सोप और डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट क्यों पढ़ना है हमें, इससे क्या है, अब तुम्हें सारी पता है भाई, कार्बन सब जगह है, कार्बन कार्बन के बारे में ही हम इतनी देर से पढ़े जा रहे हैं, तो कार्बन कहाँ कहाँ था, किस किस चीज़ में था, हमें सब पता चल गया। अब हम देखते हैं कि सोप और डिटर्जेंट, भाई सोप और डिटर्जेंट का भी हम यूज़ करते हैं, तो क्या उसमें भी कार्बन होता है, होता है, ठीक है। तो सोप क्या होता है, एक लॉन्ग चेन होता है, किसका, सोडियम और पोटेशियम सोल्ट का, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोल्ट बनता है पोटेशियम या फिर सोडियम के साथ जो ये बना है, इसको हम बोलते हैं सोप। तो सोप का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो ये आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे 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 करके, ये आपकी कार्बन की चेन होती है। कार्बन की चेन मतलब ये, इसमें कार्बन है 17 और H है 35, ये जो है हम इस ये इतना हिस्सा है, और जो COONA है वो ये रहा, ठीक है। अब क्या होता है, जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी दो पार्ट में चेंज होता है। जो सोप होता है दो चीज में चेंज, मतलब दो चीज में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है उसका क्या, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक से क्या मतलब है आपका, हाइड्रोफोबिक क्या होता है, फोबिक सुना है, फोबिया क्या होता है, फोबिया क्या होता है, चलो बताओ, किसी ने सुना हो तो। फोबिया होता है किसी भी चीज का डर, क्या होता है, किसी भी चीज का डर, क्या होता है, फोबिया। तो हाइड्रोफोबिया मतलब पानी का जिसे डर होता है, एक तो वो हो गया, एक तो वो पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक, जिसे पानी पसंद है, ठीक है। हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मतलब जिसको पसंद है आपका हाइड्रो मतलब पानी, वो हो गया हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अब क्या होता है आपका जो लॉन्ग पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन्स का, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला या पानी को दूर भगाने वाला, वो सॉल्युबल हो जाता है ऑयल और ग्रीस में। भाई जो पानी को दूर भगाएगा वो ऑयल और ग्रीस में सॉल्युबल हो गया। और एक पार्ट होता है आपका हाइड्रोफिलिक, जो वाटर अट्रैक्टिंग होता है, पानी को अपने पास लाता है। तो आपने देखा होगा कि जब आपका तेल पानी में गिर जाए, या फिर आपने वो देखी होगी जो शिप होती है, शिप का पानी मतलब तेल होता है उसमें, जब वो तेल गिर जाता है तो उसको पॉल्यूशन के रूप में रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो तेल की लेयर पूरी बन जाती है पानी के ऊपर। अगर वो जो तेल है वो पानी में मिल जाता तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती ना, कि फिर हम पॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, भाई मिल थोड़ी रहा है वो, मतलब मिल मिक्सचर तो हो गया, पर हाँ मिल के अलग हो गया, पर एक लेयर बना ली तो नीचे की चीज़ों को दिक्कत होती है, इसलिए वो पॉल्यूशन कर देता है। ऐसे ही आपको भाई जो चीज़ पानी को, जिसको पानी पसंद है उसमें तेल नहीं मिल सकता, और जिसको पानी नहीं पसंद है उसमें तेल मिल सकता है। तो वही चीज़ इन्होंने दे रखी है कि भाई जो शॉर्ट आयनिक पार्ट है उसको पानी पसंद है तो वो क्या होगा, बिल्कुल भी तेल और ग्रीस में नहीं घुलेगा, और जिसको पानी नहीं पसंद है वो तेल और उसमें घुल जाएगा। अब ये मैंने आपको पार्ट बता दिया भाई। Na पॉजिटिव आयनिक पार्ट क्या होता है, जिसमें कोई भी आयंस आते हैं, चाहे वो एनायंस हो चाहे वो कैटायंस हो। अब एनायन और कैटायंस क्या होते हैं, तो इसको भी मैं बता देती हूँ, कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं। जो पॉजिटिव होता है वो कैटायंस और जो नेगेटिव होता है वो एनायंस, ठीक है। अब क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप का क्लिनजिंग एक्शन क्या होता है। सोप क्या करता है, जब तुम जैसे डिटर्जेंट वगैरह लेते हो, जैसे साबुन लेते हो, तो उसका झाग बन जाते हैं, झाग मतलब ऐसे मिलाया झाग बनने शुरू हो गए, बबल्स आने शुरू हो गए। तो जो झाग होते हैं उसमें क्या होता है, जो आपका मतलब झाग को बोल रहे हैं आप, सोप इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, मिसल्स बना लेता है, उसी को हम स्फेरिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्फेरिकल स्ट्रक्चर मतलब गोले तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम झाग बोलते हैं। हर एक मिसल्स में या सोप के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो क्या हो जाता है आपका टूवर्ड्स द सेंटर हो जाता है, और जो आयनिक पार्ट, जो आपका आयनिक पार्ट हाइड्रोकार्बन वाला क्या हो गया सेंटर की तरफ, आयनिक पार्ट जो होता है बाहर की तरफ। इस तरीके से वो क्या बना लेता है, गोल टाइप बना लिया, गोल में क्या करा, ऊपर वो जो आ गया आपका आयनिक पार्ट आ गया, नीचे आपका आ गया हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट आ गया। क्योंकि उसको पसंद नहीं है तो वो बीच में आ गया, जिसको पसंद है वो बाहर आ गया, ठीक है। तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो क्या करता है, अपने अंदर क्या कर लेता है, किसी भी डर्ट को, ऑयल ग्रीस को क्या कर लेता है, मिला लेता है, मिक्स कर लेता है। भाई वही तो काम है उसका, कि जब वो पानी के साथ नहीं मिल रहा तो वो उसे मिला लेगा। और मिलाने के बाद क्या होता है, एक इमल्जन बनता है एट द सेंटर ऑफ द मिसल्स विच कैन बी वॉश्ड ऑफ बाय वाटर। एक अंदर अंदर मतलब चीज़ बन जाती, जैसे
झाग निकलते हैं आपके, आपने देखा होगा काला काला पानी हो जाता है अंदर पानी, तो क्या होगा, पानी के साथ उसको धो दो तो आपके कपड़े साफ हो गए। तो कपड़े धोने तो तुम सीख ही गए होंगे कैसे धोएंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपने एक मतलब मग्घा लिया या टब ले लो, बाल्टी ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें क्या करना, सर्फ मिलाना, सर्फ मिला के देखना तुम्हारे झाग निकलेंगे। तो जो झाग होते हैं उन झाग में क्या है, ये ऊपर जो पार्ट दिख रहा है आपका Na पॉजिटिव, क्या पार्ट है, Na पॉजिटिव। ठीक है, सर्फ में भी नमक होता है, देख लो, खा मत लेना पर उसे। ठीक है, तो Na पॉजिटिव आ गया, सारे में Na पॉजिटिव जो है बाहर की तरफ आ गया, ये आपका स्फेरिकल इस तरीके से बना रहा है। और इसमें ये कार्बन चेन वाला जो है ऐसे बना है, ऐसे 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 करके। तो बीच में ये सारा जो पार्ट होगा आपका, ये कौन सा पार्ट होगा, जिसको पानी पसंद नहीं है। और ऊपर कौन सा आ गया, जिसको पानी पसंद है। ठीक है, और उससे क्या हुआ आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका, मिक्स हो जाएगा क्या, जो ग्रीस है, ऑयल है, जितनी भी डर्ट है वो सारी यहाँ पे मिक्स हो जाएगी। तो मैंने एक बार देखा था, मुझे समझ में तो आया नहीं था क्यों हुआ था, अब तो समझ में आने लगा, पर पहले नहीं आता था। क्या था कि झाग जो होते हैं ना, वो अंदर से तो काले काले से हो जाते हैं, बाहर से गोरे ही रहते हैं। तो वो इसी वजह से रहते हैं। अंदर क्या करा उन्होंने, डर्ट मिला ली, तो इसलिए अंदर से काले काले दिख गए, बाहर से वो गोरी रह जाते हैं, क्योंकि वो डर्ट को अपने साथ मिला नहीं पाते। ठीक है, सॉफ्ट मिसल्स क्या करेंगी, एंट्रैप कर लेंगी, अपने अंदर फंसा लेंगी, उनको बुला लेंगी, कुछ भी बोल दो तुम। ठीक है, तो डर्ट पार्टिकल को वो कर लेती है। अब आपको मैंने यूज़ बता दिए कार्बन के, कार्बन कहाँ से मिला वो भी बता दिया, जो पेंसिल आप यूज़ करते हो वो भी बता दी कि उसमें भी कार्बन होता है, जो लेड होती है वो कार्बन की बनी होती है। तो मतलब आपको ये पता चल गया है कि आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब नॉर्मली आपने अपने आसपास देखी है, उन सब में आपका कार्बन होता है। तो आपका ये चैप्टर थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा क्या, मुझे तो लगता है सारा ही क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि कौन कौन से आपके कंपाउंड्स होते हैं, क्या क्या होता है। तो यूज़ आपका कार्बन का मैं बता चुकी हूँ, डायमंड में यूज़ हो गया, ग्रेफाइट में यूज़ हो गया, बट डायमंड क्या होता है, जेम स्टोन होता है, बहुत बढ़िया नग होता है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगी डायमंड कैसे बनता है, डायमंड में कोल कहाँ से होता है। तो जो डायमंड होता है वो कोल का एक पार्ट ही होता, मतलब कोल की एक फॉर्म ही होती है। जो कोयला होता है, मतलब कोयला देखो किसी को पसंद तो होता नहीं, हाथ काले कर देता है, कोयले से सिर्फ हम अंगीठी जलाते हैं और कुछ नहीं करते। पर डायमंड लगभग सबको पसंद है, पर बनता कोयले से ही है वो। तो क्या होता है, जो कोयला होता है नीचे बहुत सालों तक बहुत प्रेशर में जब दबा रहता है, तब वो डायमंड का रूप लेता है। तो जब उसमें से डायमंड निकलता है, और डायमंड लगभग सभी को पसंद होता है। ज्वेलरी बनवाना मुझे तो बहुत पसंद है भाई, मुझे तो एक एक तो बनवानी भाई, एक बनवाऊंगी पक्का। और डायमंड क्या होता है आपका, मैंने बताया भी था आपको एक बार, कि जो मेटल और नॉन मेटल में डायमंड क्या होता है, कटिंग में और ड्रिलिंग में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में मैं आपको बता चुकी हूँ, ग्रेफाइट क्या है, आपका कार्बन का एक है, पेंसिल की जो नोक होती है या जो लेड होती है, कुछ भी बोल लो आप, उसमें यूज़ होता है। ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट थिंग्स अगेंस्ट रस्ट, ग्रेफाइट रस्टिंग में भी हेल्प करता है, और मेल्टिंग मेटल्स अगर मतलब मेटल्स को हेल्प करता है कि मेल्ट ना हो। ठीक है, एमोफस बोलते हैं, अनदर नेम होता है चारकोल का। अब चारकोल किसके लिए यूज़ होता है, चारकोल चारकोल सोच रहे होंगे तुम, चारकोल का एक मास्क आता है, बहुत चलता है वो चारकोल, काला काला जो मास्क होता है, उसको मतलब फाड़ो, ऐसे निकाल लो तो डर्ट निकालता है, दिखाता है कि चारकोल मास्क हो गया, चारकोल फेस वॉश हो गया, क्या करता है आपकी डर्ट बाहर निकाल। तो जो चारकोल होता है आपका टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, टेस्ट और ऑर्डर को रिमूव कर देता है चारकोल, आपकी ऑयल को भी दिखाता है ना, चारकोल है, सारा तेल निकाल लेगा बाहर। ठीक है, चारकोल जो है बारबेक्यूज के लिए एज वेल यूज़ होता है बारबेक्यूज में। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी, जैसे कार्बन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गैसोलीन का। गैसोलीन क्या होता है आपका, ऑयल और ऑयल कंटेन कार्बन से बनाया जाता है गैसोलीन। जो ये रहा गैस जो बनती है आपकी, ये क्या होती है, कार्बन की प्रोडक्ट होती है। और प्लास्टिक में भी मैंने आपको बताया है, जैसे प्लास्टिक में भी कार्बन यूज़ होता है, आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्लास्टिक का। और लाइक गैसोलीन प्लास्टिक थिंग्स आर मेड फ्रॉम ऑयल, और ऑयल कंटेन कार्बन, जिसमें कार्बन होते हैं उनसे बनता है। तो मैंने लगभग आपको कार्बन और कार्बन कंपाउंड के बारे में एक एक चीज़ बता दी, सारा मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये आप देख सकते हो वुड इंडस्ट्री वगैरह, मतलब जिस जिस चीज़ में भी हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसको अच्छे से सुनना, पढ़ना और अपने देखना, फील करना कि भाई हाँ मैम ने बताया था इसमें भी होता है, मैम ने बताया था इसमें भी होता है।
अच्छे से फील करना, जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख लेना, इथेन इथाइन इथाइल जो भी आपको मैंने बताया है उसको पढ़ना, उसका फॉर्मूला पढ़ना, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करना। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।